नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरकार के द्वारा हाल में ही घोषित की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यह जानें कि इस पाइपलाइन को भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23 अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया। इसे हम राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। तो इस प्लान के अंतर्गत सरकार अपनी कुछ परिसंपत्तियों को मोनेटाइज कर आगामी 4 वर्षों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेंगे। आप समझ लें कि यह नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत सरकार अपनी कुछ संपत्तियों को अपनी कुछ परिसंपत्तियों को मोनेटाइज करेंगी, उनका मुद्रीकरण करेंगी एवं इससे करीब आगामी 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेंगे। और ये जो संसाधन 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, इसका इस्तेमाल NIP के अंतर्गत भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2019 में सरकार के द्वारा नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन की शुरुआत की गई थी और इस नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन के अंतर्गत सरकार ने आगामी 6 वर्षों में यानी 2019 से लेकर 2025 तक के अंतर्गत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करीब 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया था। अब सरकार को 2019 से 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है ताकि सरकार उसे NIP के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई थी उसे पूरा कर सके। और इस 102 लाख करोड़ रुपए में करीब 6 लाख करोड़ रुपए सरकार इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जुटाने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे अपनी परिसंपत्तियों को मोनेटाइज कर। तो परिसंपत्ति का मोनेटाइजेशन क्या होता है, एसेट्स मोनेटाइजेशन क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जब हम संपत्ति मुद्रीकरण की बात करते हैं, एसेट्स मोनेटाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो जब आप अपने संपत्ति को, परिसंपत्ति को, एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं, नकद में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम एसेट्स मोनेटाइजेशन कहते हैं, संपत्ति मुद्रीकरण कहते हैं। फिर से आप समझे कि आपके पास जो एसेट्स है, जब आप उसे कैश में कन्वर्ट करते हैं, एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना, इस प्रक्रिया को आप एसेट्स का मोनेटाइजेशन कहते हैं, संपत्ति का मुद्रीकरण कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एसेट्स के रूप में आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास एक घर है, आपके पास एक बिल्डिंग है और आप इसे मोनेटाइज करना चाहते हैं, यानी आप इस बिल्डिंग को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब आप यह कर पाते हैं तो इसे आप एसेट्स मोनेटाइजेशन कहेंगे या संपत्ति का मुद्रीकरण कहेंगे। तो संपत्ति मुद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है, संपत्ति को कैश में कन्वर्ट किया जाता है। जब सरकार एसेट्स को अपने मोनेटाइज करेंगी, यानी सरकार अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगी, कैश में तब्दील करेंगी, ताकि उस कैश का इस्तेमाल, मैंने आप लोगों को बताया, NIP के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न उठता है वो यह है कि एसेट्स को मोनेटाइज कैसे किया जाता है, एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो बहुत ही एक सिंपल सा इसका तरीका होता है कि आप अपने एसेट्स को बेच दीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप इस बिल्डिंग के ऑनर हैं, अगर आप इस बिल्डिंग के ऑनर हैं और आप इसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं, आप इसका मुद्रीकरण करना चाहते हैं, तो पहला तरीका क्या है, आप इसे बेच सकते हैं किसी अन्य व्यक्तियों को।
इससे क्या होगा, आपका ये एसेट्स जो है, आपकी ये बिल्डिंग जो है, जब आप इसे बेचेंगे तो ये बिल्डिंग आपको कैश प्रदान करेंगी। आपका एसेट्स आपके लिए अब कैश में कन्वर्ट हो गया। ये एसेट्स का मोनेटाइजेशन हुआ। तो एसेट्स मोनेटाइजेशन का पहला तरीका होता है कि आप अपने संपत्ति को बेचें, आपका एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आप अपने संपत्ति को बेचें ना, आप अपने संपत्ति को बेचेंगे नहीं, बल्कि आप अपने संपत्ति को कुछ वर्षों के लिए किसी अन्य कंपनी को या व्यक्तियों को लीज पर प्रदान करेंगे और इसके बदले आपको एक मुश्त या एक लमसम अमाउंट प्राप्त हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने इस बिल्डिंग को किसी एक व्यक्ति को 15 सालों के लिए लीज पर दे दिया और इसके बदले में आपको मान लीजिए कि एक 50 लाख रुपए आपको एक साथ प्राप्त हो गए। देखिए, आपका जो एसेट्स है वो कैश में कन्वर्ट हो गया, आपके पास तुरंत 50 लाख रुपए आ गए। ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने एसेट्स को कैसे मोनेटाइज करते हैं। तो बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने एसेट्स को बेचकर अपने एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे उसे, या फिर आप अपनी परिसंपत्ति को लीज पर किसी अन्य व्यक्ति को या कंपनी को प्रदान करके इसे मोनेटाइज कर सकते हैं। इससे आपको कैश की प्राप्ति हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि संपत्ति का मुद्रीकरण क्या होता है, एसेट्स मोनेटाइजेशन का क्या अर्थ है। एसेट्स मोनेटाइजेशन या संपत्ति मुद्रीकरण का अर्थ होता है कि आप अपने संपत्ति को कैश में या नकद में बदल रहे हैं। इसके दो तरीके होते हैं, कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपने एसेट्स को, अपने एसेट्स को बेचकर, और दूसरा अपने एसेट्स को लीज पर प्रदान करके। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार कैसे अपने एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे। क्या सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत अपने एसेट्स को बेचेंगी या अपने एसेट्स को लीज पर प्रदान कर मोनेटाइज करेंगी, संसाधन को जुटाएंगे। मैंने आप लोग को बताया कि इस पाइपलाइन के अंतर्गत सरकार आगामी 4 वर्षों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए सरकार अपने एसेट्स को मोनेटाइज करेंगी। तो कैसे मोनेटाइज करेंगी, क्या इसे बेचकर मोनेटाइज किया जाएगा या इसे लीज पर प्रदान करके मोनेटाइज किया जाएगा। तो आप यह बात याद रखें कि सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत अपने परिसंपत्तियों को बेच कर नहीं, बल्कि उन्हें लीज पर प्रदान करके मोनेटाइज करने का काम करेंगे, संसाधन को जुटाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बेचा नहीं जाएगा, परिसंपत्तियों को बेचा नहीं जाएगा, बल्कि सरकार अपनी परिसंपत्तियों को निजी कंपनियों को कुछ वर्षों के लिए लीज पर प्रदान करेंगे और इसके बदले में सरकार को एक ही साथ लमसम अमाउंट प्राप्त हो जाएंगे। करीब 6 लाख करोड़ रुपए इन एसेट्स को इस तरीके से मोनेटाइज कर जुटाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सरकार NIP के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करेंगे। दूसरी बात आप यहाँ पे याद रखें कि सरकार किस तरह की एसेट्स को मोनेटाइज करने जा रही है, किस तरह की एसेट्स को लीज पर प्रदान करने की जा रही है। तो गवर्नमेंट के एसेट्स या संपत्ति दो तरह की हो सकती है, ग्रीनफील्ड एसेट्स एंड ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो अभी फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, या तो निर्मित हो रहे हैं, निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, या फिर जो है निर्माण के बाद भी ये अभी फंक्शनल नहीं हुए हैं। ये ग्रीनफील्ड एसेट्स होते हैं। और कुछ एसेट्स ब्राउनफील्ड होते हैं जो कि सरकार के द्वारा ऑलरेडी निर्मित हो चुके हैं और वो कार्य भी कर रहे हैं। जैसे सरकार ने एक सड़क, नेशनल हाईवे सरकार ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। लेट्स सपोज X जगह से लेकर Y जगह तक जाने के लिए सरकार ने नेशनल हाईवे का निर्माण किया और ये नेशनल हाईवे अब फंक्शनल हो चुका है। इस पे परिवहन गाड़ियाँ, लोग आना जाना कर रहे हैं, इस पे टोल की कलेक्शन सरकार के द्वारा हो रही है, ये फंक्शनल है। ये ब्राउनफील्ड एसेट्स हो गए। दिस इज ब्राउनफील्ड एसेट्स जो कि ऑलरेडी उपलब्ध है एवं कार्य कर रहे हैं। इन्हीं एसेट्स को सरकार ने मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है, यानी ऐसे एसेट्स को सरकार मोनेटाइज नहीं करेंगी जो कि अभी कार्यात्मक नहीं है।
बल्कि ऐसे एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा जो कि कार्यात्मक है, सरकार के द्वारा ऑलरेडी निर्मित हो चुके हैं और उस पर जो है सरकार रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम प्रारंभ कर चुकी है। तो चलिए अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की एक कैसी और कौन कौन सी ब्राउनफील्ड एसेट्स है जिसके माध्यम से सरकार 6 लाख करोड़ रुपए उन्हें मोनेटाइज कर जुटाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एसेट्स दिखाए गए हैं, जैसे इसमें एसेट्स के रूप में आप रोड्स या सड़कें को लाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई नेशनल हाईवे का निर्माण किया है और उन पे अभी टोल को कलेक्ट करने का काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही कर रही है। लेकिन अब इन रोड्स को सरकार के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत निजी लोगों को लीज पे दिया जाएगा और टोल को कलेक्शंस करने का अधिकार जो है अब निजी लोगों के पास होगा। जैसे आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, लेट्स सपोज कि एक नेशनल हाईवे गवर्नमेंट ने दिल्ली से लेकर जयपुर के लिए बनाया है, जयपुर। अब जब सरकार इस रोड को मोनेटाइज करेंगे, इसका मतलब है कि इस रोड को अब निजी कंपनी को दिया जाएगा, निजी कंपनी को दिया जाएगा और इसके बदले में गवर्नमेंट को एक साथ एक लमसम अमाउंट प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद निजी कंपनी ही इस नेशनल हाईवे पे टोल को कलेक्ट करने का काम करेंगी। जैसे मान लीजिए कि इस नेशनल हाईवे को एक्स कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया, 15 वर्षों के लिए दिया गया और एक्स कंपनी ने इसके बदले सरकार को 50,000 करोड़ रुपए 50,000 करोड़ रुपए कंपनी ने गवर्नमेंट को प्रदान किया। अब यह कंपनी 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा टोल को कलेक्ट कर सकती हैं आने वाले 15 वर्षों में। मान लीजिए कि इस कंपनी ने 15 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए वसूला टोल के रूप में, तो इस कंपनी की प्रॉफिट 15 सालों में 10,000 करोड़ रुपए की हो गई। उन्होंने गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ रुपए दिया और इन्होंने 15 सालों में 60,000 करोड़ रुपए की वसूली की टोल के रूप में, तो कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे 60,000 करोड़ रुपए की हो गई। गवर्नमेंट को एक साथ ही ये लमसम अमाउंट प्राप्त हो जाएंगे लीज पर देने के बदले, क्योंकि अभी जो सरकारी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे टोल को कलेक्ट कर पा रही है काफ़ी इनएफिशिएंट है, वे करप्ट भी हैं, जिसकी वजह से जितनी संसाधन अपने एसेट्स से सरकार को मिलनी चाहिए उतनी संसाधन नहीं मिल पा रही है, और संसाधन मिल रही है तो काफ़ी कम मात्रा में मिल रही है, जिसका इस्तेमाल जो है फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नहीं किया जा सकता। यहाँ गवर्नमेंट को ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता है ताकि उसका इस्तेमाल फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जा सके। इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन परिसंपत्तियों को निजी लोगों को बेचा नहीं जाएगा, बल्कि निजी लोगों को कुछ वर्षों के लिए लीज पे दिया जाएगा, पट्टे पे दिया जाएगा, और लीज की अवधि समाप्त होने के बाद उस पर पुनः सरकार का अधिकार आ जाएगा। यहाँ पे सरकार अपने ऑनरशिप को लूज नहीं कर रही है, स्वामित्व जो है वो सरकार के पास ही रहेगा। जस्ट पट्टे पर टोल को कलेक्ट करने का या उन परिसंपत्ति को मैनेज करने का, ऑपरेट करने का अधिकार निजी कंपनियों को दिया जाएगा और इसके बदले में सरकार को एक मुश्त राशि प्राप्त हो जाएंगी, जिसका इस्तेमाल फर्दर एनआईपी के अंतर्गत संसाधन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो ये देखिए कुछ संसाधन मैंने आप लोग को बताया। आपका रोड्स है, रेलवेज है, पोर्ट्स है, एयरवेज है, देन आपका पावर ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन है, देन आपका कुछ स्पोर्ट्स के स्टेडियम बने हुए हैं। इन सभी संसाधनों को, इन सभी एसेट्स को सरकार अब मोनेटाइज कर रही है। बट आप याद रखें कि मोनेटाइज करने के लिए यानी इन परिसंपत्तियों को कैश में कन्वर्ट करने के लिए सरकार उन्हें बेच नहीं रही है, बल्कि इन परिसंपत्तियों को सरकार के द्वारा निजी कंपनियों को कुछ वर्षों के लिए लीज पे प्रदान किया जाएगा। अब जो लीज देने का काम होगा इसके लिए ऑक्शंस किए जाते हैं, आप लोग जानेंगे, नीलामी होगा। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से जयपुर इस नेशनल हाईवे को सरकार मोनेटाइज करना चाहती है, निजी कंपनी को देना चाहती ताकि एक साथ सरकार को एक मुश्त राशि यहाँ पे प्राप्त हो सके। इसके लिए यहाँ पे ऑक्शंस जो है कंडक्ट किए जाएंगे और इस ऑक्शंस में मान लीजिए कि 4 कंपनी भाग लेती हैं। ये 4 कंपनी इंटरेस्टेड है इस नेशनल हाईवे को 15 वर्षों के लिए
लीज पर प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट से। तो इन कंपनी में किनको ये नेशनल हाईवे को ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा? जो कंपनी सरकार को सबसे ज़्यादा पैसे ऑफर करेंगी। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कंपनी ने गवर्नमेंट को 60,000 करोड़ रुपए ऑफर किए, सेकंड कंपनी ने 70,000, थर्ड कंपनी में 80,000 करोड़ रुपए और फोर्थ कंपनी ने 100,000 करोड़ रुपए ऑफर किए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फोर्थ कंपनी है यह सरकार को सबसे ज़्यादा भुगतान कर रही है। अतः सरकार इस रोड पर टोल को कलेक्ट करने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए, इसे ऑपरेट करने के लिए अधिकार ये फोर्थ कंपनी को देंगी और इससे सरकार को एक ही साथ 100,000 करोड़ रुपए, 100,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो जाएंगे। इस तरीके से इन सारे एसेट्स को लीज पर निजी कंपनियों को देकर सरकार आगामी 4 वर्षों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेंगी ताकि उसका फर्दर एनआईपी के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इन सारे एसेट्स में जो सबसे ज़्यादा योगदान है, इन सारे एसेट्स में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका है, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे ये चार्ट के रूप में दिखाया गया है। हमने कई तरह के एसेट्स को मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इसमें आपके रोड्स हैं, रेलवेज हैं, पावर ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, टेलीकॉम है, वेयर हाउसिंग है, माइनिंग है, एविएशन है, पोर्ट्स है, स्टेडियम है, अर्बन रियल एस्टेट भी है। तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट को आगामी 4 वर्षों में प्राप्त होंगे वो करीब 6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसमें से रोड से गवर्नमेंट को करीब 1,60,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो सकती है। जब रोड्स को मोनेटाइज किया जाएगा, उसे लीज पे दिया जाएगा, तो आगामी 4 वर्षों में गवर्नमेंट इसके माध्यम से करीब 1,60,000 करोड़ रुपए कमा सकती हैं। रेलवे से करीब 1,52,000 करोड़ रुपए, पावर ट्रांसमिशन से 45,000 करोड़ रुपए, पावर जनरेशन से 39,000 करोड़ रुपए, नेचुरल गैस पाइपलाइन से 24,000 करोड़ रुपए। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, एविएशन से 20,000 करोड़ रुपए, वेयर हाउसिंग से 28,000 करोड़ रुपए सरकार प्राप्त करेंगे। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है यहाँ पे किस एसेट्स का है? रोड्स का है। रोड्स को मोनेटाइज करके सबसे ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा संसाधन को जुटाया जाएगा। आप इसे एक पाई चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, इस पाई चार्ट में दिखाया गया है कि कितना प्रतिशत जो है एसेट्स नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में योगदान करेंगे। तो कुल मैंने आप लोग को बताया, संसाधन जो सरकार ने जुटाने का लक्ष्य रखा है वह 6 लाख करोड़ रुपए। 6 लाख करोड़ रुपए में से जो योगदान रोड का है वो 27% का है। आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा योगदान जो है रोड का है, 27% का है। और उसके बाद रेलवेज 1/4 यानी 25%। 6 लाख करोड़ रुपए में 25% यानी 1/4 जो है आपका रेलवे से गवर्नमेंट को प्राप्त होगा। और उसके बाद पावर तीसरा इंपॉर्टेंट आपका जो एसेट्स है जो कि गवर्नमेंट को इस पाइपलाइन के अंतर्गत रेवेन्यू या संसाधन प्रदान करेंगे। आप देखेंगे पावर में 2 जगह यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया। एक पावर के ट्रांसमिशन को लीज पे दिया जाएगा, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लीज पे दिया जाएगा, और दूसरा है पावर का जनरेशन यानी जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। ऐसे उत्पादन गृहों को भी सरकार जो है लीज पे प्रदान करेंगी और इसके माध्यम से सरकार को यहाँ पे पैसे की प्राप्ति होंगे। टेलीकॉम 6%, वेयर हाउसिंग 5%, माइनिंग 5%, गैस एंड अदर पाइपलाइंस बोथ ऑफ देम 4%, एविएशन 3%, अर्बन रियल एस्टेट 2%, पोर्ट्स 2% और स्पोर्ट्स स्टेडियम 2%। इसमें जो सबसे कम योगदान है ये 3 का आप देखेंगे कि कुल संसाधन जो जुटाए जाएंगे उसमें से आपका स्टेडियम, देन पोर्ट्स एंड देन अर्बन रियल एस्टेट, ये 2-2% जो है इसमें योगदान करेंगे।
सबसे ज़्यादा मैंने आप लोग को बताया रोड्स, देन रेलवेज, देन पावर, देन टेलीकॉम, देन वेयर हाउसिंग। इस ऑर्डर में जो आप देख रहे हैं क्लॉक वाइज जो यहाँ पे दिखाया गया है, इस ऑर्डर में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में किस एसेट्स का योगदान सबसे ज़्यादा या कम है, या आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में उनके योगदान को आप यहाँ पे सजाइए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 3 जो प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के, 3 एसेट्स जो है गवर्नमेंट के, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस पाइपलाइन के अंतर्गत गवर्नमेंट इन्हीं 3 प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करेंगी। पहला आपका रोड्स, दूसरा आपका रेलवेज और तीसरा आपका पावर। इसमें पावर ट्रांसमिशन और पावर जनरेशंस दोनों आते हैं। तो आप इसे यहाँ पे याद रखेंगे। ये मैंने आप लोग को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, या जिसे आप राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कह रहे हो, उसके बारे में मैंने आप लोग को जानकारी दी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि सरकार क्यों अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर रही है। यानी रोड्स गवर्नमेंट ने बनाया, अब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही वहाँ पे टोल को कलेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों इस टोल के अधिकार को लीज के माध्यम से प्राइवेट कंपनी को देना चाहती है, या गवर्नमेंट के पावर के डिस्ट्रीब्यूशंस या पावर के ट्रांसमिशंस का अपना एक सिस्टम बना हुआ है। गवर्नमेंट पावर यानी विद्युत का वितरण कर रही है और लोगों से इसके बदले में जो उनके यूजेस के चार्जेस है, चार्ज को कलेक्ट करी। तो गवर्नमेंट अब इसे क्यों मोनेटाइज करना चाहती है, क्यों निजी कंपनी को लीज पर देना चाहती है, इसका क्या कारण है। तो पहली बात आप ये समझिए कि गवर्नमेंट को एक मुश्त या लमसम संसाधन की आवश्यकता है अपने नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। हमने आपको बताया कि 2019 में हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन की शुरुआत की और इसके अंतर्गत सरकार ने 6 वर्षों में यानी 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय किया है, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सफिशिएंटली डेवलप कर सकें। तो गवर्नमेंट के पास लमसम अमाउंट अभी नहीं है। आप जान रहे हैं कि इस कोविड के सिचुएशन में गवर्नमेंट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि वो मार्केट लोन को प्राप्त करे। इससे गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ब्याज बोझ को वहन करना। गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ने के कारण गवर्नमेंट को अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो गवर्नमेंट को जो लमसम अमाउंट की आवश्यकता है, इसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि अपने एसेट्स को मोनेटाइज करेंगी, प्राइवेट कंपनी को कुछ वर्षों के लिए यहाँ पे प्रदान करेंगी, ताकि उनको एक साथ एक बड़ी रकम प्राप्त हो जिसका इस्तेमाल NIP के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जा सके। पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है जो इन एसेट्स से रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम कर रही है, वो इनएफिशिएंट एवं करप्ट है और इसके परिणाम स्वरूप जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आना चाहिए उतना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास नहीं आ पाता है। तो गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि हमारे एसेट्स जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, इसका हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशंस नहीं कर पा रहे। जितना संसाधन हमें इन एसेट्स से मिलना चाहिए, जिसमें हमने करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, वहाँ से गवर्नमेंट को उतनी संसाधन की प्राप्ति नहीं हो पा रही। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में इनएफिशिएंसी है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट करप्ट है। इस वजह से गवर्नमेंट के ये एसेट्स जो है अंडर यूटिलाइज्ड रहते हैं, गवर्नमेंट को पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं मिल पाती है। अतः गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि इन एसेट्स को जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी फंक्शनल है, एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, जो फंक्शनल है लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड है, गवर्नमेंट इन एसेट्स को निजी लोगों को लीज के बेसिस पे प्रदान करेंगे, ताकि गवर्नमेंट को एक साथ लमसम अमाउंट की प्राप्ति हो सके, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार यहाँ पे कर सकती है। और यही कारण है कि बहुत सारे एसेट्स को या प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं और इन प्रोजेक्ट्स को आने वाले 4 वर्षों में मोनेटाइज कर गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ रुपए को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया कि इस 6 लाख करोड़ रुपए में सबसे ज़्यादा योगदान जो है रोड प्रोजेक्ट्स का है,
कई नेशनल हाईवेज गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, लेकिन वे अंडर यूटिलाइज्ड है। उन प्रोजेक्ट्स से गवर्नमेंट को उतनी ज़्यादा संसाधन की प्राप्ति नहीं हो रही है, अतः उन्हें लीज पर निजी कंपनियों को दिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट को एक साथ लमसम अमाउंट की प्राप्ति हो सके और फिर इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जा सके। ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास ही होंगी। यहाँ पे ये निजीकरण नहीं है, क्योंकि एसेट्स को निजी लोगों को बेचा नहीं जा रहा, बल्कि निजी लोगों को लीज पर दिया जा रहा कुछ वर्षों के लिए। मान लीजिए 5 साल, 10 साल या 15 या 20 सालों के लिए। जब यह अवधि समाप्त हो जाएंगी तो निजी कंपनी इन प्रोजेक्ट्स को, इन एसेट्स को पुनः गवर्नमेंट को हैंडओवर करेगी। हैंडबैक जो है वो एक मैंडेटरी एग्रीमेंट का पार्ट होगा। गवर्नमेंट यहाँ पे अपने एसेट्स को बेच नहीं रही, बल्कि कुछ वर्षों के लिए निजी कंपनियों को लीज पर प्रदान कर रही है। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः उस पर अधिकार जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। तो ये मैंने आपको फैक्चुअली बताया कि नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान क्या है या पाइपलाइन क्या है, इसके अंतर्गत सरकार क्या करेंगी, किन तरह के प्रोजेक्ट्स या एसेट्स को सरकार मोनेटाइज करेंगी और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के कितना कॉन्ट्रीब्यूशंस है इस नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान में। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इसके और क्या फ़ायदे हैं या क्या कोई नुकसान भी है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के। सो देखिए, ये जो पाइपलाइन है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी परिसंपत्तियों को मोनेटाइज कर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास कर रही है, ये सरकार के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। सरकार के पास अभी संसाधन की कमी है। संसाधन की कमी। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि कोविड के सिचुएशन में संसाधन की कमी और ज़्यादा हो गई है। हम सभी जानते हैं कि जो टैक्स से रेवेन्यू प्राप्त होते हैं, जो टैक्स का राजस्व होता है, वह सरकार के लिए अपर्याप्त होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंसिंग के लिए। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके निर्माण के लिए टैक्स के जो रेवेन्यू होते हैं ये इनसफिशिएंट होते हैं। तो जब टैक्स की रेवेन्यू इनसफिशिएंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, तो एकमात्र तरीका होता है उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का, वो होता है उधार लेकर। सरकार उधार लेकर ऐसा कर सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट यानी उधार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस कोविड के सिचुएशन में। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो है काफ़ी कम रही, जबकि गवर्नमेंट के ऊपर खर्च करने की कंपल्सन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जितना एस्टिमेटेड हमारा फिस्कल डेफिसिट था, उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मार्केट से उधार ले रखी है। और इस स्थिति में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट और ज़्यादा उधार लेती है, तो फिस्कल डेफिसिट का यानी गवर्नमेंट के उधार का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सरकार के लिए प्रैक्टिकली मुश्किल होगा अपने गवर्नमेंट को रन करना। और एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट अपने ही यूनिट्स को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, जैसे मान लीजिए कि रेलवेज़ को ही अलाउ करे कि आप मार्केट से उधार लो और आप अपने एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। आप और रेलवे लाइंस बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, आप रेलवे कोच खरीद सकते हैं, रेलवे कोच का विकास कर सकते हैं मार्केट से उधार लेकर। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो मार्केट से उधार लेती हैं, तो उस उधार को चुकाने की और उस पर जो ब्याज का बोझ आता है उसे भी चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही होंगी। जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई एंटरप्राइजेज है, आपका मैंने बताया रेलवेज़ है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, देन आपका एनटीपीसी है, देन आपका एफसीआई है। ये सारे यूनिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इनको अलाउ करती है कि आप स्वयं मार्केट से उधार लें और अपने अपने एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें,
तो इसका भी एक प्रॉब्लम है कि ये सारे उधार जो हैं इसको चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होंगी, उस पर ब्याज का बोझ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे संसाधन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा मार्केट से उधार के रूप में प्राप्त की जाती है, इसे हम एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज कहते हैं, इसे हम ऑफ बजटरी रिसोर्सेज कहते हैं। और इन रिसोर्सेज को चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि अगर ये एंटरप्राइजेस उधार ले रहे हैं तो इसका बोझ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर आ रहा। तो उधार लेकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। अब क्या तरीका था कि हम अपने कुछ एसेट्स को निजी लोगों को बेच दें, हम कुछ अपने एसेट्स को निजी लोगों को बेच दें, इससे हमें पैसे की प्राप्ति हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को पॉलिटिकल रेजिस्टेंस या प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन बार बार गवर्नमेंट को चार्ज कर रही है कि आप देश की संपत्ति को निजी लोगों को औने पौने दाम में बेच रहे हैं, आप अपने लोगों को ये संपत्ति बेच रहे हैं जो कि देश की संपत्ति है, देश के लोगों की संपत्ति है। तब गवर्नमेंट के पास इन एसेट्स को बेचने का भी जो है अवसर जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और ये गवर्नमेंट के लिए सही नहीं हो सकता था। तो गवर्नमेंट ने अब यह निर्णय लिया है कि इन संपत्ति को बेच कर नहीं, बल्कि इन संपत्ति को निजी कंपनियों को कुछ वर्षों के लिए लीज पर प्रदान कर संसाधन को जुटाए जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि एक गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ने अपने सारे ऑपोजिशन को इसके माध्यम से साइलेंट कर दिया है। राहुल गांधी ये क्रिटिसाइज़ करते कि गवर्नमेंट अपनी देश की संपत्ति को औने पौने दाम में लोगों को बेच रही हैं, अपने जान पहचान के लोगों को बेच रही हैं, उन कंपनियों को बेच रही हैं, इससे गरीब लोगों का नुकसान हो रहा। लेकिन अब यह अवसर ऑपोजिशन के पास नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि हम किसी भी संपत्ति को बेच नहीं रहे हैं, बल्कि हम उन्हें कुछ वर्षों के लिए निजी कंपनियों को कुछ पैसे लेकर लीज पर प्रदान कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट के पास जो संसाधन आएंगे उसका इस्तेमाल हम फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करेंगे। तो अब इस पाइपलाइन का फ़ायदा है, इस मुद्रीकरण का फ़ायदा यह है कि गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए ना तो बाजार से उधार लेने की आवश्यकता है, ना तो अपने एंटरप्राइजेस को ये कहेंगे कि आप बाजार से उधार लेकर उसे खर्च करो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचेंगी नहीं, बल्कि उसका मोनेटाइज करेंगी, उसको लीज पर प्रदान करके संसाधन को जुटाएंगी। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जितने भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन थे और गवर्नमेंट को उसकी वजह से संसाधन को जुटाने में दिक्कतें आ रही थी, वो सारे पॉइंट्स जो है अब यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। गवर्नमेंट आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने एसेट्स को लीज पर प्रदान करके संसाधन को जुटा सकती हैं। तो एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो चक्र है भारत में वो प्रारंभ हो सकेगा। एक जो वर्चुअस साइकिल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है हमारे कंट्री में ये स्टार्ट हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसके अंतर्गत आगामी 6 वर्षों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। और सरकार इस 6 लाख करोड़ रुपए को NIP के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम है, यहाँ पे खर्च किया जाएगा। 6 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जाएगा, और सड़क का निर्माण होगा, और रेलवेज़ का विस्तार होगा, और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सरकार के द्वारा लाए जाएंगे। फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यात्मक हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, फिर पुनः सरकार इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लीज पे प्रदान करेंगी और वहाँ से पैसे प्राप्त हो जाएंगे। फिर उस पैसे को और फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की है।
प्राइवेट कंपनीज़ का योगदान जो है वो काफ़ी कम रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, वो सरकार की होती है। और मैंने आप लोग को बताया सरकार के टैक्स के जो राजस्व है वो काफ़ी अपर्याप्त होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सरकार की उधार लेने की भी अपनी क्षमता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए सरकार ज़्यादा उधार भी नहीं ले सकती है। तो एक हमेशा गंभीर विषय हमारे पास रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कैसे संसाधन को जुटाएं। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है कि क्यों ना जो ऑलरेडी हमारे पास एसेट्स है, जैसे रोड्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, उनको हम लीज़ में प्राइवेट कंपनीज़ को दें ताकि हमें कुछ पैसे की प्राप्ति हो सके और उन पैसे को हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे उसके बाद उन्हें पुनः फिर जो है लीज़ पर दिया जाएगा, उससे जो पैसे आएंगे फिर उसे फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में आधारिक अवसंरचना का निर्माण का एक जो चक्र है वो प्रारंभ होगा और इससे भारत को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने में मदद मिलेंगी और हमारा विकास का काम जो है जल्द से जल्द संभव हो पाएगा। लेकिन इस माध्यम से जो सरकार संसाधन को जुटा रही है, इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि जब आप पब्लिक यूटिलिटीज़ को या पब्लिक प्रोजेक्ट्स को निजी लोगों को ऑपरेट या मैनेज करने का अधिकार देंगे लीज़ के माध्यम से, तो वे कंपनियां अब लोगों से ज़्यादा सर्विस चार्ज कलेक्ट करेंगी। जैसे हमने आपको बताया कि अगर एक नेशनल हाईवे को सरकार लीज़ पर प्रदान करती है, एक कंपनी को दिया गया, इस कंपनी ने सरकार को 100 करोड़ रुपए दिए। लेट्स सपोज कंपनी ने 100 करोड़ रुपए दिए और अब इस कंपनी के पास 15 वर्ष का समय है। 15 वर्ष तक इस नेशनल हाईवे पे टोल को कलेक्ट करने का काम ये पर्टिकुलर कंपनी करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा कलेक्ट करना चाहेंगे। 100 करोड़ रुपए से जितना ज़्यादा कलेक्ट होगा वो सारी कंपनी की प्रॉफिट होंगी। तो मान लीजिए कि यह कंपनी जो है 15 वर्षों में 120 करोड़ रुपए टोल के रूप में कलेक्ट करती है। कंपनी ने गवर्नमेंट को लमसम कितना दिया था, 100 करोड़ रुपए, और 15 वर्षों में कंपनी ने कितना कलेक्ट किया, 120 करोड़ रुपए। यानी इस प्रोजेक्ट से प्राइवेट कंपनी को 15 वर्षों में 20 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। अब यहाँ पे ये समझिए कि जब आप टोल को कलेक्ट करने का राइट एक निजी कंपनी को लीज के माध्यम से 15 वर्ष के लिए दे देंगे, तो संभावना इस बात की है कि यह कंपनी जो है मनमाने ढंग से ज़्यादा जो है टोल की कलेक्शंस करना चाहेंगी ताकि इनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन नीति आयोग के CEO का यह कहना है कि जब एग्रीमेंट के तहत, यानी इस लीज का जो एग्रीमेंट होगा, इसके तहत जब राइट्स को हैंडओवर किए जाएंगे प्राइवेट कंपनीज़ को, तो उसमें एक कंडीशंस ये भी होगा कि प्राइवेट कंपनी इन सर्विसेज के बदले में लोगों से कितना अधिकतम जो है फीस की वसूली कर सकते हैं। अगर इस पे लगाम ना लगे तो आप देखेंगे कि जितने भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है, जितने भी एसेट्स है जिसे सरकार निजी कंपनियों को लीज पे प्रदान करेंगी, वे निजी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों से ज़्यादा यूज़र चार्जेस कलेक्ट करेंगी, लोगों से ज़्यादा सर्विस चार्जेस को कलेक्ट करेंगी, और इसका बोझ जो है लोगों के ऊपर और साथ साथ जो है इकॉनमी के ऊपर बढ़ेगा और हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। अतः ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट अपने इस एग्रीमेंट में यह तय कर दे कि अधिकतम कितना यहाँ पे टोल या अन्य सर्विस को अवेल करने के लिए लोगों को फीस दिए जाने चाहिए या लोगों से फ़ीस को कलेक्ट किए जाने चाहिए। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि ये जो व्यवस्था की गई है संसाधन जुटाने के लिए, ये निजी कंपनियों को एक अवसर प्रदान कर रही है। तो निजी कंपनियों के लिए भी बेहतर है। वे क्या कर सकते हैं, वे सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें एक मुनाफा कमाने का अवसर प्रदान होगा। अगर एक निजी कंपनी इसे लीज पर 15 वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपए में सरकार से प्राप्त करती हैं, तो निजी कंपनी समझती है कि 15 वर्षों में हम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा
यहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे, हमें एक मुनाफा होगा और जितना मुनाफा होगा उसे ही हम एफिशिएंसी गेन मानेंगे। मान लीजिए कि इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए देकर लीज पर इस प्रोजेक्ट को प्राप्त किया और 15 वर्षों में 120 करोड़ रुपए कंपनी के द्वारा कलेक्ट किए गए, तो 20 करोड़ रुपए का मुनाफा किया गया कंपनी के द्वारा। हम यह मानेंगे कि ये 20 करोड़ एफिशिएंसी गेन है। हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इनएफिशिएंट है, या जितनी एफिशिएंसी के साथ उन्हें काम करना चाहिए उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं हो पाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि एसेट्स से जो रेवेन्यू आते हैं वो आपके एप्रोप्रिएट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। उससे भी कहीं ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकते थे अगर ये डिपार्टमेंट्स करप्ट नहीं होते, ये डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट नहीं होते। तो हम ये जानेंगे कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, सरकार अगर 100 करोड़ रुपए कलेक्ट कर सकती थी और निजी कंपनी ने 20 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है, तो इतना का हम एफिशिएंसी गेन मानेंगे और इस गेन से सभी को फ़ायदा मिलेगा, इकॉनमी को अंततः इससे फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का एक चक्र जो है प्रारंभ होगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगेंगे हमारे कंट्री में, रोड्स के रूप में, रेलवेज़ के रूप में, पावर ट्रांसमिशंस के रूप में या बंदरगाह के रूप में, तो हमारी इकॉनमी को बल मिलेगा। इकॉनमी का विकास जो है वो इन्हीं आधारिक अवसंरचनाओं के बेसिस पे होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इकॉनमी के लिए बेहतर है, साथ ही साथ निजी कंपनी के लिए बेहतर है, सरकार के लिए आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि बहुत अच्छा है। बस गवर्नमेंट को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसका लागत, अधिकतम लागत या बोझ जो है वो लोगों के ऊपर ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।